तो गदर 2 को टक्कर देने के लिए थिएटर्स में फाइनली रिलीज हो चुकी है आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइज का सेकंड पार्ट है, लेकिन इसका एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है जिसमें आपको कई सारे ऐसे एक्टर देख जाएंगे जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, लेकिन एग्जैक्टली फिल्म की कहानी का पहले पार्ट की कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूं, डोंट वरी, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं बेसिक वही स्टोरी बताऊंगा जो फिल्म के ट्रेलर में बताई है। आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है जिसका नाम करम है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा लोन नहीं चुका है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भरा है, और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के फादर यानी अनन्या पांडे, जिनका नाम परी है, वो उसकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है, और उनके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से तभी कराऊंगा जब तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए हो। तो ऐसे में करम का कैरेक्टर जब कोई भी बिल नहीं पे कर पाता है या फिर बैंक का फोन आता है तो हमेशा एक लड़की की आवाज निकाल देता है और वो उसको हमेशा पूजा नाम देता है। और इसी वजह से उसके फ्रेंड प्लस उनके फादर, जिसका कैरेक्टर अन्नू कपूर निभा रहे हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक बार गर्ल बने जिसका नाम पूजा हो और वो इस तरीके से लाखों रुपए छाप सकता है। तो ऐसे में जब वो पूजा बनता है तो कितने सारों लोगों की लाइफ इफेक्ट हो जाती है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और कैसे करम की जो लाइफ है वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है, वो आपको इस फिल्म में दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो इस फिल्म का जो फ्लेवर है वो 90s का फ्लेवर है। अगर आपको याद हो 90s में कई सारी ऐसी फिल्में आती थी, चाहे वो आंटी नंबर 1 हो, चाहे वो चाची 420 हो, जिसमें एक इंसान मुसीबत का मारा दिखाया जाता था और वो किसी वजह से भेद बदल के लड़की बन जाता था और फिर कई सारे लोग उसके प्यार में पड़ जाते थे। तो एग्जैक्टली यही पुराना वाला फ्लेवर ये फिल्म भी लाती है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इस फिल्म का जो नरेटिव स्टाइल है प्लस जिस तरीके से इस फिल्म का स्क्रीन पे लिखा गया है, जो भी जोक्स हैं, जो भी मॉडर्न डे रेफरेंसेस हैं, काफी ज्यादा मीम्स का भी इस्तेमाल किया गया है और ये सारी चीजें वर्क करती हैं। बहुत सारे क्लैप वर्दी मोमेंट्स हैं, कई सीनों में तो सीटियां भी बजी हैं। ज्यादातर लोग जो कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं उनकी आजकल की कॉमेडी फिल्म से एक ही शिकायत रहती है कि उसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी ज्यादा होती है, जिसमें लोग चीख चिल्ला के कॉमेडी करते हैं और सिचुएशनल कॉमेडी कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ड्रीम गर्ल उसी पुराने फॉर्मूले को सेलिब्रेट करती थी जिस तरह की प्रियदर्शन सर की फिल्में होती थी, जिसमें सिचुएशन फनी होती थी, ना कि कैरेक्टर खुद चीख चीख के कॉमेडी करता था। और ऐसे में देखा जाए तो ये रियल सेंस में एक सीक्वल है। अगर आपको याद हो ड्रीम गर्ल 1 में आयुष्मान खुराना जो है वो सिर्फ पूजा की आवाज निकाल के लोगों से फोन पे बात करते हैं, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने पूजा का गेटअप लिया है और जिस तरीके से वो स्विच करते हैं यानी पूजा के कैरेक्टर में और करम के कैरेक्टर में, वो वाकई काबिले तारीफ है। प्लस इस फिल्म के मेकर्स की तारीफ करनी होगी कि जो उन्होंने फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट ली। सपोर्टिंग कास्ट के लिए मैं कहूंगा एक से एक कॉमेडी के लेजेंड्स आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे, चाहे वो परेश रावल हो, चाहे वो अन्नू कपूर हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे वो सीमा पावा हो, चाहे वो विजय राज हो। एंड यू नो इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब बहुत सारे एक्टर्स लिए जाते हैं तो सबका रोल थोड़ा बहुत हाफ बेक्ड रह जाता है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब सर्कस फिल्म आई थी तो उसमें भी बहुत सारे कॉमिक आर्टिस्ट को ले तो लिया गया था, लेकिन एक का भी काम अच्छे से निखर के नहीं आया था क्योंकि किसी का भी प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इस फिल्म में हर एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। इनफैक्ट फिल्म का जो रन टाइम है वो तकरीबन 2.25 घंटे मिनट है, लेकिन मैं फिल्म की तारीफ करूंगा कि उसने हर एक्टर को बहुत बैलेंस वे में यूज किया है। इनफैक्ट किसी भी एक्टर को देख के आपको बिल्कुल भी अंडर यूटिलाइज वाली फीलिंग नहीं आएगी। साथ ही में फिल्म में अनन्या पांडे भी है और फिल्म के रिलीज से पहले ऐसे बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि उनकी एक्टिंग कैसे होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी परफॉर्मेंस क्रिंज हो। तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा अनन्या पांडे का फिल्म में बहुत ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम दिया गया है। वो ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह सिर्फ फिल्म में हीरो के लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर प्ले करती है और उसमें मैं कहूंगा उन्होंने बिल्कुल ठीक वाली एवरेज परफॉर्मेंस दी है। और ऑनेस्टली सेइंग इस फिल्म को देखने का जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो अनन्या पांडे की एक्टिंग की वजह से नहीं हैम्पर होगा। और कॉमेडी की बात हो ही रही है तो दो स्पेसिफिक सीन्स को मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा। फर्स्ट हाफ में एक मैयत का सीक्वेंस आता है, मैं एक्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि किसकी मैयत होती है, मैंने आपके लिए स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। वो सीन मैं कहूंगा जिस तरीके से लिखा गया है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में पूरे फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग सीन वही था। और वहीं सेकंड हाफ में अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर के साथ एक ट्विस्ट आता है। अगेन मैं बताऊंगा नहीं क्या ट्विस्ट था, बट वो ट्विस्ट भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। बहुत सारी तालियां सीटियां उसी सीन पे बजी। वहीं अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो मुझे एक सबसे जो बेसिक नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये था कि ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले एंटरटेनिंग तो है बट वो थ्रू आउट एंटरटेनिंग नहीं है। यानी कि कुछ सीन्स जो है वो बहुत ज्यादा हिलेरियस है, आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, बट वहीं कुछ सीन्स जो है वो काफी सोसो लिखे गए हैं। आपको देखते टाइम ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ इस सीन को बढ़ाओ और किसी अच्छे कॉमेडी सीन पे स्किप करो। सेकंड ड्रॉबैक जो मुझे इस फिल्म के साथ लगा, जो कि मैं कहूंगा इस फिल्म का सबसे मेजर ड्रॉबैक है, वो ये है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ज्यादा हाफ बेक्ड है, प्लस वो बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक भी है। जितनी भी फिल्में इस स्टोरी पे बनती है उन सबका क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल होता है। हम सबको पता है कि लास्ट में भेद खुल जाता है और पता चल जाता है कि एक हीरो था जो कि एक लड़की बन के सबको बेवकूफ बना रहा था। लेकिन वो सीन जिस तरीके से अनफोल्ड होता है उसमें बहुत ज्यादा मेलोड्रामा और बहुत ज्यादा इमोशन दिखाने की कोशिश की है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर लाइन से खड़े होकर सबको सुनाता है, फिर सबको गिल्टी फील कराता है कि जब वो पूजा बनता था तो लोग किस तरीके से उस पर लाइन मारते थे। तो ये चीज बिल्कुल भी हिट नहीं करती है। प्लस सोसाइटी को एक अननेसेसरी सा सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो चीज भी बिल्कुल अच्छे से लैंड नहीं करती है। मुझे पर्सनली एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद मेकर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था कि उनको लगा अगर वो सिंपल सी एक बेसिक कॉमेडी फिल्म बनाएंगे तो ऑडियंस उनकी फिल्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगी, और इसी वजह से क्लाइमैक्स में एक जबरदस्ती सा सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है ताकि फिल्म में थोड़ी वैल्यू ऐड हो, कैरेक्टर में थोड़ी इमोशनल डेप्थ भी आए और ऑडियंस भी इस फिल्म को थोड़ी ज्यादा सीरियसली ले।
और थ्रू आउट द फिल्म जहां आयुष्मान खुराना ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, तो उस क्लाइमैक्स सीन में उनकी एक्टिंग में भी थोड़ी बहुत आपको ओवर एक्टिंग दिखेगी। तो ऐसे में मेरी पर्सनल राय में इस फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, क्लाइमैक्स बहुत बेटर हो सकता था। और एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि ड्रीम गर्ल 1 के जो सॉन्ग्स थे वो काफी अच्छे थे। दिल का टेलीफोन और राधे राधे, ये 2 गाने उस फिल्म के थे और ये दोनों गाने काफी बड़े वाले हिट थे। लेकिन इस फिल्म में ऐसा एक भी गाना नहीं है जो कि आपको याद रहे। फर्स्ट पार्ट से दिल का टेलीफोन गाना लिया गया है और मेरे ओपिनियन में वही फिल्म का बेस्ट सॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ड्रीम गर्ल 2 एक एंटरटेनिंग फिल्म है। स्पेशली मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में डालता हूं कि ये वन टाइम डिसेंट पॉपकॉर्न एंटरटेनर है। अगर आप इस वीकेंड फ्री हैं तो आपको फैमिली के साथ ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं तो इसको बिल्कुल ही वेलकम या हेरा फेरी के लेवल का मत समझ लेना। ये एक ऐसी टाइम पास फिल्म है जिसको आप जाते हो, एंजॉय करते हो और फिर घर आने के बाद भूल जाते हो। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ड्रीम गर्ल 2 देखी तो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा होगा। क्या गदर कोई टक्कर दे पाएगी या इस वीकेंड भी बॉक्स ऑफिस पे गदर 2 ही गदर मचाएगी। सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।